मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को सोचना चाहिए, उसके लिए आपसे बात करने के लिए उपस्थित हैं। सामान्यतः मैं बात करता हूं कोविड की, इसके कितने केसेस हुए, इस सब का जिक्र करता हूं, उसकी सच्चाई आप जानते हैं। अब हर रोज, कल तो एक अखबार के हिसाब से 48,000 केसेस हुए, किसी के हिसाब से 45,000 केसेस हुए, मगर लगभग 50,000 केस पर डे हो रहे हैं। यानी कि मामला गंभीर है और गंभीर बनता जा रहा है। और अब हम 1,00,000 केसेस लगभग 2 दिन में कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, पहले 1,00,000 केसेस करने में 109 दिन लगे, उसके बाद कोई 15 दिन, फिर 9 दिन, फिर 6 दिन, 5, 4, 3 और अब 2 दिन। इस वक्त पूरी दुनिया में हम नंबर 2 पे चल रहे हैं पर डे केसेस के हिसाब से। अब ये बीमारी वाकई बहुत तेजी से फैल रही है। और आपको ध्यान होगा, परसों जो सीरोलॉजिकल सर्वे आया है दिल्ली के अंदर, फाइनली, जिसको इतनी दिन तक दबाने की कोशिश की गई, उस सर्वे में अंततः निकला है कि दिल्ली में 23% लोग कोविड पॉजिटिव हैं। 23% मतलब क्या होगा? दिल्ली में कोई 2.25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, और अगर 23% लोग उसमें से ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, तो आप सोच लीजिए अंदाजन 40 लाख लोग। यानी कि सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से पूरे देश में हम 12 लाख हैं, मगर जब जेन्युइन सर्वे किया गया सब तरह के लोगों का, तो पता लगा कि सिर्फ दिल्ली में 40 लाख है। अब आप सोच लीजिए पूरे देश में क्या स्थिति होगी। दिल्ली में ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 1.25 लाख के करीब लोग हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हैं, जबकि रियलिटी में कोई 40 लाख के करीब। और वो आज की बात नहीं है, आज से 1 महीना पहले इतने लोग थे। ये रियलिटी है, जब दिल्ली के अंदर ऑफिशियली सिर्फ 50,000 केस थे। यानी कि जो ऑफिशियल संख्या है उससे 8 गुना, 80 गुना ज्यादा केसेस दिल्ली में निकले हैं। अब बाकी देश के अंदर सोच के आप अनुमान कीजिए इस वक्त क्या स्थिति होगी। बाकी देशों से, अगर अमेरिका से हमारा आंकड़ा कम दिखाई दे रहा है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमेरिका में टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, उनको पता ज्यादा लग रहा है। हम टेस्ट कम कर रहे हैं, हमें पता कम लग रहा है। इसके बारे में हमें कांस्टेंट निगाह रखने की जरूरत है, और इस इतवार को जब मैं बात करूंगा आपको इसके बारे में और सूचना दूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज की ये बातचीत मुख्यतः कोविड के बारे में नहीं है। आज की बातचीत है मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो चिंता की बात है। हर भारतीय को उसके बारे में चिंता होनी चाहिए। चिंता की बात क्या है? अचानक परसों, यानी कि मंगलवार शाम को पता लगता है, इससे पहले कोई सूचना नहीं, अचानक पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कल, यानी कि बुधवार को, प्रशांत भूषण के खिलाफ एक अवमानना की पिटीशन के ऊपर सुनवाई होने वाली है। अचानक पता लगता है। यही नहीं, यह भी पता लगता है कि 24 तारीख को, यानी कि आने वाला कल सुबह शुक्रवार जो है, वहां सुप्रीम कोर्ट एक और अवमानना के केस की सुनवाई करने वाला है, फिर प्रशांत भूषण के खिलाफ। यह पता लगता है कि दोनों केसेस में वही बेंच है जिसके सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं श्री अरुण मिश्रा। इसका महत्व क्या है? मैं चाहता हूं हम 2, 3, 4 सवालों को अलग अलग टुकड़े में देखें और समझें कि जो हो रहा है वो क्यों चिंताजनक है, क्यों हर हिंदुस्तानी को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। पहली बात, आप टाइमिंग देखिए। आपको ध्यान होगा, पिछले 3 महीने से, जब से कोविड का संकट आया है, कोरोना वायरस देश में आया है, सुप्रीम कोर्ट लगभग लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया है कि भाई जब बिल्कुल कोई इमरजेंसी केसेस होंगे, हम केवल उन्हीं की सुनवाई करेंगे, इसके अलावा किसी कोर्स की सुनवाई हम नहीं करेंगे। इतने बड़े और महत्वपूर्ण केसेस हैं जो कि रोक दिए गए हैं। मसलन देश में इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है, जिसके जरिए बिल्कुल गुप्त तरीके से हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है, इसके बारे में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम सही है, गलत है, मगर इस पर सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में है। हैबियस कॉर्पस पिटीशन, इतने लोगों ने कहा देश के अलग अलग इलाकों से कि मुझे व्यक्ति का पता नहीं लग रहा। और हैबियस कॉर्पस वो होती है जिसको दनाक से सुना जाता है सब चीजों को छोड़ के। सुप्रीम कोर्ट उन पे चुप है। यहां तक कि जो मजदूरों की, ये जो माइग्रेंट मजदूर थे, इनकी एप्लीकेशन पर विचार, सुओ मोटो विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 62 दिन लगे थे। पहले पिटीशंस गई, कोर्ट ने कहा, देखा, कहा नहीं नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, अभी नहीं देखेंगे, जो हो रहा है वो तो ठीक हो रहा है, क्यों चिंता कर रहे हो। 62 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसका संज्ञान लिया। हाँ, कुछ तो हो रहा है, अब आपको कुछ करना पड़ेगा। वैसी स्थिति में जब सब चीजों को रोका हुआ है, कश्मीर के विलय के बारे में, कश्मीर के जो स्टेट का बाइफर्केशन हुआ है और कश्मीर को जो यूटी बना दिया गया है, उसके बारे में एक संवैधानिक सवाल है। आप उसके पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन संवैधानिक सवाल तो है, करना ये वैधानिक है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के पास सुनने का भी समय नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है देखिए हम इमरजेंसी मोड में है, इस वक्त हम बिल्कुल ऐसी चीजों को सुनेंगे जो या तो बहुत इंपॉर्टेंट है या एकदम इमरजेंसी जिसकी है, जिसको अभी एकदम हैंडल करना है। वैसे में सुप्रीम कोर्ट इस सवाल को सुनता है। अचानक एक पिटीशन आती है और प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए हैं। उन ट्वीट के बारे में सुप्रीम कोर्ट बाकी सब चीजों को साइड में करके कहता है इन ट्वीट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट सवाल टाइमिंग का सोचिए। कल सुबह जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहा है वो कब का केस है? 2009 का केस है। 2009 में प्रशांत भूषण ने एक इंटरव्यू दिया था तहलका मैगजीन को। तब केस फाइल हुआ था, तब सुनवाई हुई, उसके बाद 2012 में सुनवाई हुई। 2012 के बाद सुप्रीम कोर्ट को सुनने का समय नहीं मिला है। ऑर्डिनरी समय में 8 वर्ष से उस केस की कोई हियरिंग नहीं हुई है। कोर्ट ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। अब अचानक उस केस को वहां से बाहर निकाला गया है। क्यों? किसके कहने पे? क्या इमरजेंसी थी? क्या अर्जेंसी थी? 8 साल बाद, और वो भी तब जबकि 8 साल पहले उस वक्त स्वर्गीय राम जेठमलानी प्रशांत भूषण के वकील की हैसियत से वहां खड़े हुए थे। उस वक्त राम जेठमलानी ने कहा था इसके अंदर एक संवैधानिक सवाल है, आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजिए। कोर्ट ने उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं दिया, तब से रुका हुआ है। 8 साल पुराना केस अचानक उठा के 3 दिन बाद लगाया गया। अब ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब निकलता है? जब किसी संस्था में हो, पुलिस थाने में ऐसा हो, तो आप क्या इसका निष्कर्ष निकालते हैं? ये ना कि कोई खुंदक है। सामान्य निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई अचानक आप इतना पूरा, चलिए ट्वीट वाला मामला तो आप कह सकते हैं कि 3 हफ्ता पहले प्रशांत भूषण ने लिखा था, कोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया, 3 हफ्ता पुरानी बात है। मगर ये 11 साल पुरानी बात अचानक कैसे आ गई? मोटी बुद्धि से इसमें तो यही लगता है कि किसी ने फैसला किया है कि प्रशांत भूषण को सबक सिखाना है। क्यों फैसला किया है? नेता परेशान हो प्रशांत भूषण से, समझ आता है, जुडिशरी इसमें क्यों है? तो ये सवाल था टाइमिंग का। अब दूसरी मैं बात आपको बताना चाहता हूं, किस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है। मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुओ मोटो का मतलब होता है कोर्ट अपने आप से, कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी पिटीशन का इंतजार करे। अगर कोई मामला बहुत बड़ा है तो कोर्ट कह सकता है कि हम अपने आप स्वतः संज्ञान लेते हैं। सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान, हमने देखा, हम संज्ञान लेते हैं। आपको सूचना किसने दी? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, हमारे पास एक पिटीशन आई। कब आई? 9 जुलाई को आई। उस पिटीशन के आधार पर हमने स्वतः संज्ञान लिया। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों कहता है स्वतः संज्ञान लिया? क्योंकि कानून कहता है कि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन होती है तो कोई व्यक्ति अपने आप फाइल नहीं कर सकता। मैं सीधे नहीं कह सकता कि फला व्यक्ति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। उसके लिए भारत के अटॉर्नी जनरल को उसमें हाँ करनी पड़ती है कि हाँ, मेरे को भी लगता है कि इसने किया है, तब जाके कोर्ट उसका संज्ञान लेता है। ये तो था नहीं। सो पिटीशन भी है और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान दिया। चलिए टेक्निकल बातें हैं, वकीलों पे छोड़ते हैं, मैं कौन सा वकील हूं। ये है पिटीशन, ये 8-9 पेज की पिटीशन है। ये एक गुना के लॉयर साहब हैं, उन्होंने ये पिटीशन जारी की है। माहेश्वरी साहब नाम है उनका,
जिन्होंने महक माहेश्वरी जी वकील हैं गुना में, और वो स्वयं कहते हैं कि वो सुब्रमण्यम स्वामी के चेले हैं। मैं नहीं कहता, वो स्वयं कहते हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कई चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। बिल्कुल अधिकार है, जब मेरा अधिकार है विरोध करने का, उनका अधिकार है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलने का, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उनकी पिटीशन है। वक्त होता तो मैं आपको पूरी पिटीशन पढ़ के सुनाता, और इसकी अंग्रेजी भी आपको पढ़ के सुनाता। आप चाहें तो कुछ दो चार आपको हिस्से, मतलब इस पिटीशन में प्रशांत भूषण को हर कहा गया है, यानी कि महिला। ये भी उन्हें शायद पता नहीं कि प्रशांत भूषण पुरुष है या महिला है, या शायद अंग्रेजी नहीं जानते कि ये लिखा है दैट प्रशांत भूषण इज ए लॉयर बाय प्रोफेशन इन पब्लिक लाइफ, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन ड्यू टू हर प्रोफेशन। लिखा है दिस ट्वीट इज ऑफ सीरियस नेचर, पुटिंग ए बिग क्वेश्चन ऑन सॉवरेन फंक्शन ऑफ सीजेआई एंड देयर अबाइडिंग नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका भगवान जाने मतलब क्या बनता है। और ये पहला, बिल्कुल पहले ही शुरुआत में ही ये पिटीशन के अंदर ये बातें लिखी गई हैं। फिर पिटीशन में लिखा है कि आपने सीजेआई, प्रशांत भूषण ने अपनी ट्वीट करते समय सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके साथ ऑनरेबल क्यों नहीं लिखा। और मजे की बात यह है कि ये अपनी ही पिटीशन के अंदर सीजेआई को बिना ऑनरेबल किए लिखते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इतनी, मतलब सच कहूं इतनी नॉन सीरियस, इतनी वाहियात बातें। मैंने इस पे ट्वीट भी किया था पूरी, सिर्फ इस पिटीशन को करके उसको अंडरलाइन कर करके मैंने दिखाया था कि ये कह क्या रहे हैं। ये कहते हैं कि पिटीशन इसलिए बुरी है क्योंकि वो कहते हैं कि प्रशांत भूषण का जो ट्वीट है, और ये पिटीशन केवल और केवल एक ट्वीट के बारे में है कि प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस माननीय बोबडे जी के विरुद्ध की एक फोटो ट्वीट करते हुए प्रशांत भूषण ने एक टिप्पणी की है जो बहुत अमानवीय है। अमानवीय है, भद्दी है, अभद्र है, आप कह सकते हैं, अमानवीय है, इनह्यूमन है। मैं तो समझता नहीं इन चीजों का मतलब क्या बनता है। तो वो कहते हैं कि ये इतनी खराब, ये ट्वीट प्रशांत भूषण का इतना गड़बड़ है क्योंकि इससे चीफ जस्टिस की सॉवरेन फंक्शनिंग पर असर पड़ेगा, उनकी अबाइडिंग नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति उनकी जो कमिटमेंट है चीफ जस्टिस की, उस पर फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि प्रशांत भूषण को वो महिला बताते हैं, वो कहते हैं कि सच रिमार्क्स विल सीरियसली अफेक्ट इन नोइंग द कैरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट अपीयरेंस ऑफ द ऑनरेबल सीजेआई। कई बातें कहते हैं, सिर्फ एक मोटी बात ये, जिस भी व्यक्ति ने पढ़ा है, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, प्रशांत भूषण का दोस्त हो दुश्मन हो, चीफ जस्टिस के पक्ष में हो विपक्ष में हो, हर व्यक्ति हंसता है। जो लॉ जानने वाले लोग हैं उनमें से दो चार ने लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि आप प्रशांत भूषण के खिलाफ केस करना चाहते हो कर लीजिए, लेकिन कम से कम इस तरह की पिटीशन को आप एक गरिमा मत दीजिए। आप कहिए कि हाँ हमने ट्वीट देखा, हम इसके खिलाफ केस कर रहे हैं। आप इसको एक गरिमा क्यों प्रदान कर रहे हैं इस तरह की चीज को। सामान्यतः कोर्ट में अगर इस तरह की पिटीशन दी जाए, मैंने देखा है कोर्ट के अंदर कई जजेस तो फेंक देते हैं, अरे तुम्हें लिखना नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट में चले आए हो, मुद्दा क्या है, कहो तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, या एक सेकंड में रिजेक्ट कर देते हैं कि ठीक लिख के आना सीखिए, उसके बाद बात करेंगे। उस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब बातों को छोड़ के, जिस समय वो केवल और केवल अति महत्वपूर्ण और अति अर्जेंट केसेस को देख रहा है, उस समय इस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। ये पिटीशन उपलब्ध है, लाइव लॉ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां जाके देख सकते हैं। हमने इसके कुछ पेजेस ट्वीट किए हैं, आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ के स्वयं बताइएगा कि आपके ख्याल से ऐसी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को समय लगाना चाहिए। तीसरी बात ये कि ये पिटीशन किस बेंच के पास जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अधिकार है कि वो किसी भी बेंच के सामने भेजें, मगर क्या विचित्र संयोग है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मान के चलते हैं कि उन्होंने ऐसा किया होगा, वो इस पिटीशन को लगाते हैं माननीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी की बेंच के सामने। क्या दिक्कत है इसके अंदर? उसमें दो और जज हैं, गवाई साहब हैं और एक सूर्यकांत जी, दो और जज हैं, 3 जजेस की बेंच है जिसके सामने केस लगता है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि अरुण मिश्रा जी का, माननीय न्यायाधीश अरुण मिश्रा जी जो है,
उनका प्रशांत भूषण जी के बारे में बहुत जग जाहिर ओपिनियन है, जो एक बार नहीं एक से ज्यादा बार खुले कोर्ट में बोल चुके हैं। ये कैसे शुरू हुआ? शुरू हुआ जब वो बिड़ला सहारा वाला केस था, याद है आपको? बिड़ला सहारा का केस था, सन 1915 के अंदर ये केस हो रहा था। केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। उस समय चीफ जस्टिस थे खेहर साहब। खेहर साहब के सामने वो केस आया था, बेंच थी, बेंच के अंदर माननीय अरुण मिश्रा जी भी थे, माननीय खेहर साहब भी थे। और प्रशांत भूषण जी ने जाके उस बेंच के सामने एक बात सिंपली कही थी। प्रशांत भूषण जी ने कहा था जस्टिस खेहर को कि सर, आप अभी मुख्य न्यायाधीश नहीं बने हैं, आप मुख्य न्यायाधीश बनेंगे या नहीं बनेंगे इसका फैसला सरकार को करना है। प्रधानमंत्री के ऑफिस में आपकी फाइल पड़ी है। इस समय यदि आप प्रधानमंत्री से डील करते हुए कोई केस लेंगे तो ये उचित नहीं होगा। मुझे आपकी ईमानदारी पे संदेह नहीं है, लेकिन जनता की निगाह में ये ठीक मैसेज नहीं जाएगा कि जिस व्यक्ति की फाइल प्रधानमंत्री के ऑफिस में पड़ी है वो व्यक्ति प्रधानमंत्री की ईमानदारी के बारे में फैसला दे। जब प्रशांत जी ने ये बात कही कोर्ट में, और मैं सलाम करता हूं प्रशांत जी की, अगर मैं कुछ चीजों पे इज्जत करता हूं तो उसमें ये कि उस व्यक्ति में ये साहस है कि वो आंख में आंख डाल के बता सकते हैं कि देखिए ये अनुचित है, ये काम किसी भी तरह से ठीक नहीं दिखाई देगा। मैं भी मानता हूं बिल्कुल ठीक नहीं था इस तरह का काम करना। उस समय जस्टिस अरुण मिश्रा, जो कि स्वयं उस बेंच में थे, उन्होंने कहा कि तुम कोर्ट की कंटेम्प्ट करते हो। ये बात अखबारों में रिपोर्ट की गई। जस्टिस अरुण मिश्रा ने बिल्कुल ओपनली ये बातें कही। यही नहीं, ठीक उन्हीं दिनों जबकि बिड़ला सहारा केस को ये बेंच एग्जामिन कर रही थी, और आपको ध्यान होगा बिड़ला सहारा केस में जो आरोप थे उस आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो इसलिए मैं केवल आरोप कहूंगा। उस समय जिन लोगों पर आरोप थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिनका नाम उन कागजों में था। उसमें शिवराज सिंह चौहान थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उसमें कई कांग्रेसी नेताओं का भी नाम था, दूसरी पार्टियों के नेताओं का भी नाम था। जब ये बेंच उस पर विचार कर रही थी, ठीक उसी समय ग्वालियर में माननीय अरुण मिश्रा जी के परिवार में किसी की शादी थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के वो जज जो कि उस समय उनके केस को एग्जामिन कर रहे थे, वो शादी में उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। प्रशांत जी ने इस फोटो को ट्वीट कर दिया और कहा कि ये तो ठीक नहीं है। जब वही जज इस केस के अंदर एग्जामिन कर रहे हैं, मैं जज हूं, मैं आपके मामले को एग्जामिन कर रहा हूं कि आपने अपराध किया या नहीं किया, और उसी दिन आप मेरे यहां शादी पे आते हैं और मैं आपको शादी पे आमंत्रित करता हूं और मैं आपके साथ फोटो खिंचवाता हूं, ये तो उचित नहीं दिखेगा। जिसका मतलब ये नहीं कि जज बेईमानी कर रहे हैं, हम नहीं जानते, हम नहीं मानना चाहिए क्यों बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन एक जनता को क्या मैसेज जाता है। और ये चीज अखबारों में छप रही है कि माननीय न्यायाधीश जी उनके घर गए। प्रशांत जी ने इस बात को ट्वीट किया और कहा कि ये तो उचित नहीं लगता। उसके बाद से जस्टिस मिश्रा की तरफ से प्रशांत जी जब भी कोर्ट में अपीयर होते हैं, उनके बारे में कई बार, एक बार नहीं कई बार जस्टिस अरुण मिश्रा ने प्रशांत जी के बारे में टिप्पणी की है। उनको एक और बार कहा कि तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। यहां तक कि ये शायद 1.5 साल पहले की बात है, जब प्रशांत जी पे एक दूसरा कंटेम्प्ट का मामला आना हुआ, जब वेणुगोपाल जी जो कि अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने प्रशांत जी के खिलाफ एक मुकदमा नहीं, एक केस किया था। उस समय प्रशांत जी ने लिखकर कोर्ट में दिया था कि इस केस के अंदर माननीय अरुण मिश्रा जी इसके बेंच पे न बैठे, रिक्यूज करने का मतलब होता है जज से प्रार्थना की जाती है कि आप कृपया इस बेंच में न बैठिए, क्योंकि मेरे मन में, जो वादी है उसके मन में एक भय है, आशंका है कि आपके रहते हुए मुझे न्याय नहीं मिलेगा। ये बात प्रशांत भूषण ने शायद 1.5 साल, मेरे को एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं है, मगर ये केस 1-1.5 साल पहले आया था। प्रशांत जी ने लिखकर कोर्ट को प्रार्थना की थी कि कृपया मेरा ये मामला अरुण मिश्रा जी न सुने, वो कृपया इसमें रिक्यूज करें। उन्होंने प्रार्थना की थी, कहा था मैं आपकी इंटीग्रिटी पे कोई संदेह नहीं कर रहा हूं, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरे मन में आशंका है कि आपके रहते हुए मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा इस बात पे बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा ये तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, मैं इसके बारे में तुमसे पूछूंगा। मैं अभी कुछ जज नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा प्रशांत भूषण सही है, मैं नहीं कह रहा जस्टिस अरुण मिश्रा गलत है, मैं केवल ये कह रहा हूं
कि जस्टिस अरुण मिश्रा की एक हिस्ट्री रही है प्रशांत भूषण जी के साथ। उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स पास किए हैं। ऐसे में आप ही बताइए, अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में 32 जज हैं, प्रशांत भूषण के खिलाफ एक शिकायत आती है, ले देकर ढूंढ कर केवल और केवल जस्टिस मिश्रा की बेंच में दिया जाएगा। उसमें 2 और जज हैं जिनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, करनी चाहिए नहीं, लेकिन सीनियर मोस्ट जज तो मिश्रा जी हैं। उन 32 जज में क्या केवल और केवल अरुण मिश्रा जी ही मिले जो कि इस केस पे निर्णय देंगे, जबकि वादी प्रशांत भूषण लिख के रिक्वेस्ट 2 साल पहले कर चुका है, कृपया मुझे इनके कोर्ट में मत भेजिए, क्योंकि मेरे को आशंका सच हो सकती है, आशंका बिल्कुल झूठ हो सकती है, लेकिन आशंका तो है ना। क्यों गया? सिर्फ वही केस नहीं, ये ट्वीट वाला केस ही नहीं गया, वो 8 साल पुराना केस, यानी कि 11 साल पुराना केस जिसकी 8 साल से सुनवाई नहीं हुई है, उसकी फाइल को झाड़ के कहीं से निकाला गया और वो केस भी जस्टिस अरुण मिश्रा को दिया गया। जस्टिस अरुण मिश्रा अभी 1.5 महीने में रिटायर होने वाले हैं। कहीं अजीब नहीं लगता? अचानक प्रशांत भूषण के खिलाफ 2 मामले होते हैं, दोनों एक ही बेंच को दिए जाते हैं। वो बेंच व्यस्त है, कल वो बेंच बिजी थी क्योंकि उस बेंच के सामने ये जो उसका मुकदमा आने वाला था, ये जो माइग्रेंट लेबर है उनके बारे में क्या उनकी स्थिति है, क्या होना चाहिए, वो मुकदमा उनके सामने आने वाला था, लेकिन उसको शेल्फ कर दिया गया है। जो कल इस बेंच को, और उसमें प्रशांत भूषण जी वकील थे, प्रशांत भूषण जी तो सामान्यतः गरीबों का, मजदूरों का ये सब मुकदमे करते हैं, कल वो मुकदमा आने वाला था, लेकिन आज पता लगा है कि नहीं, वो जो माइग्रेंट वर्कर्स वाला मुकदमा, इतना महत्वपूर्ण मुकदमा जो चल रहा है, उसको मंडे को कर दिया गया है। ये प्रायोरिटी है। 8 साल पुराना मुकदमा निकालकर ठीक उसी बेंच को दिया गया है जिसके मुख्य न्यायाधीश, जिसके सबसे सीनियर जज के बारे में प्रशांत भूषण पब्लिक में टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके बारे में लिख के बोल चुके हैं। हो सकता है प्रशांत भूषण का कहना बिल्कुल गलत हो, आप मान लीजिए एक क्षण के लिए कि प्रशांत भूषण का संदेह एकदम झूठा है, जस्टिस अरुण मिश्रा के मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, उनके मन में कोई खुंदक नहीं है, वो केवल न्याय और न्याय करेंगे। लेकिन बार बार कोर्ट क्या कहता है, दुनिया भर में न्याय का क्या असूल है? न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। अगर इस बात को देखें, अगर माननीय बोबडे जी को ये देखना हो कि ठीक है, मुझे इस मुकदमे पे न्याय करवाना है, जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, पूरी दुनिया को दिखे कि जस्टिस हुआ है, क्या ऐसे में वो इस बेंच को देना चाहते? इसके बारे में सवाल उठे हैं, अभी तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है। चौथी बात कि ट्वीट थे क्या जिसके बारे में, और वो जो पहले प्रशांत जी ने कहा है उसके बारे में क्या था। ये जो ट्वीट, जो कि इस पिटीशन के अंदर केवल एक ही ट्वीट का जिक्र हुआ है, लेकिन जो कोर्ट की बेंच है उसने 2 चीजों का जिक्र किया है। ये क्या कहता है ट्वीट? एक पहला ट्वीट जिसका जिक्र ये ट्वीट है, आप ध्यान होगा ये तस्वीर थी, ये तस्वीर प्रशांत जी ने पहली बार नहीं लगाई है, ये अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी थी, प्रशांत जी की टिप्पणी से पहले अखबारों के फ्रंट पेज पे छप चुकी थी। उस फ्रंट पेज की तस्वीर को देखते हुए, ये वो प्रसिद्ध तस्वीर है जिसमें माननीय बोबडे जी एक बहुत आलीशान महंगे मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं। कोरोना का समय है, आप देख रहे हैं ये सारे लोग उनके इर्द गिर्द मास्क पहन के खड़े हैं, केवल माननीय बोबडे जी बिना मास्क के बैठे हुए हैं। वो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, ध्यान से देखें तो आपको पता लगता है कि मोटरसाइकिल का जो स्टैंड है वो लगा हुआ है, यानी कि मोटरसाइकिल चल नहीं रहा है, वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट दिख रही है और ये मोटरसाइकिल दिख रहा है कौन सा मोटरसाइकिल है। जानने वालों ने तुरंत इस नंबर प्लेट से चेक कर लिया कि ये किसका मोटरसाइकिल था। पता लगा वहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उनके बेटे का मोटरसाइकिल था, इसके बारे में कोई इंकार नहीं है। तो प्रशांत जी का ट्वीट कहता है, CJI राइड्स ए 50 लाख मोटरसाइकिल, 50 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है। ये बड़ा लग्जरी वाले होते हैं ना, आमतौर पे मोटरसाइकिल 10-20 हजार के मिल जाते हैं, 50 हजार के मिल जाते हैं, मैं तो करता भी नहीं, मुझे पता नहीं। 50 लाख का ये मोटरसाइकिल है। जस्टिस बोबडे को
मोटरसाइकिल मोटर बाइकिंग के अंदर इंटरेस्ट है, रुचि है, ये उनकी हॉबी है, पुरानी हॉबी है, कोई नई चीज नहीं है। तो प्रशांत जी कहते हैं CJI राइड्स ए 50 लाख मोटरसाइकिल belonging to a BJP leader at Raj Bhavan, Nagpur, without a mask or helmet, at a time when he keeps the SC Supreme Court in lockdown mode, denying citizens their fundamental right to access justice. कि माननीय चीफ जस्टिस जी, माननीय नहीं लिखा हुआ है, CJI लिखा है, छोटे शब्दों की सीमा होती है, ये 50 लाख के मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, जो कि एक बीजेपी के लीडर का मोटरसाइकिल है, राजभवन नागपुर में। ना तो उन्होंने मास्क पहना हुआ है, ना ही उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, और वो तब जबकि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में उन्होंने रखा हुआ है, जिसके कारण साधारण नागरिकों को ना न्याय मिल रहा है, ना अपने मूल अधिकार मिल रहे हैं, ना जस्टिस मिल रहा है। ये बात प्रशांत भूषण ने लिखी। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या गलत है? अवमानना वगैरह तो बहुत दूर की बात है, इसमें क्या गलत है? क्या वो CJI नहीं है? क्या बोबड़े जी का तस्वीर नहीं है? क्या मोटरसाइकिल 50 लाख की नहीं है? हर कोई मानता है। क्या वो बीजेपी की लीडर की नहीं है? वो भी इंकार नहीं करते, किसी ने इन तथ्यों से इंकार नहीं किया है। माननीय न्यायाधीश ने जिस दूसरे लोगों के थ्रू कुछ खबरें लगवाई हैं, उसमें भी इन तथ्यों से कोई इंकार नहीं है। राजभवन नागपुर में थे या नहीं थे, कोई इंकार नहीं है। मास्क पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ, सारा साफ दिख रहा है। बाकी सब ने मास्क पहना हुआ है, उन्होंने नहीं पहना हुआ, और वो तब जबकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश को कह रहा है कि आपको मास्क पहन के चलना चाहिए, नहीं तो फाइन होना चाहिए आप लोगों को। उन्होंने हेलमेट पहना है नहीं, हालांकि ये बात गलत है ट्वीट के अंदर। अगर मुझे कहना हो प्रशांत जी के ट्वीट में क्या गलती है, ये गलती है, क्योंकि अगर मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगा हुआ है तो फिर आपको हेलमेट पहनने की कोई जरूरत नहीं है। हेलमेट पहनने की जरूरत तब है जब मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ये मैं समझता हूं ये एक मिस्टेकन स्टेटमेंट है, लेकिन क्या न्यायालय की अवमानना है? क्या इससे देश में मुख्य न्यायाधीश का कद कम होता है ये कहने से कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया जबकि मोटरसाइकिल स्टैंड पे है? बाकी सब बातें तो सच है। उस समय जबकि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में है, क्या लॉकडाउन में है कि नहीं है सुप्रीम कोर्ट? और लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स और जस्टिस को एक्सेस नहीं मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। एक एक बात सच है। अगर सच कोई बात है तो उससे अवमानना कैसे हो सकती है? अगर मैं देखूं कि देश के चीफ जस्टिस बिना मास्क लिए घूम रहे हैं, जबकि वो बाकी सबको कह रहे हैं, और नियम है देश में कि आप सार्वजनिक जगह पे नहीं रह सकते, और मैं कहता हूं कि चीफ जस्टिस ऐसा कर रहे हैं, इससे अवमानना कैसे हो सकती है? अवमानना तब होती है यदि मैं आपके बारे में कोई झूठ का प्रचार करूं, जानबूझकर, ये जानते हुए कि झूठ है मैं इसका प्रचार करूं, इस नियत से प्रचार करूं ताकि उस संस्था की गरिमा गिरे और उसके पीछे एक षड्यंत्र हो। क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं। ये तो बात मैं आज भी कह सकता हूं। हेलमेट वाली पे मैंने कहा कि वो बात सही नहीं, बाकी बातें तो सब सही है। और ये एक नहीं, सारे देश के अखबारों में ये खबर छपी। प्रशांत जी जैसे लोगों ने खुल के बोला कि कम से कम 500 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस पर टिप्पणी की है। खाली प्रशांत भूषण क्यों? अखबार वालों ने टिप्पणी की, जर्नलिस्ट लोगों ने टिप्पणी की, साधारण लोगों ने टिप्पणी की, राजनेताओं ने टिप्पणी की, सिर्फ प्रशांत भूषण क्यों? दूसरी ट्वीट जो उसके 2 दिन पहले की थी, वो ट्वीट क्या कहती है? When historians in future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India, even without a formal emergency, they will particularly mark the role of the Supreme Court in this destruction, and more particularly the role of the last 4 CJIs. जब कोई इतिहासकार भविष्य में पिछले 6 सालों पर पलट के देखेगा, यानी कि 2014 से आज तक, ये देखेगा कि इस देश में बिना इमरजेंसी डिक्लेयर किए लोकतंत्र को कैसे खत्म किया गया, नष्ट किया गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है लोकतंत्र को नष्ट होने में, उस पर विशेष ध्यान देगा। और खास तौर पे पिछले 4 जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए हैं, उनके रोल पर विशेष ध्यान देगा, उनके रोल पर विशेष टिप्पणी करेगा, मार्क करेगा। ये बात प्रशांत जी कहते हैं। इसमें क्या गलत है? आप सहमत हो, असहमत हो? मैं तो पूरी तरह सहमत हूं। मैं इसके एक एक शब्द को दोहराने को तैयार हूं। और अगर ये कंटेम्प्ट है तो मैं भी कंटेम्प्ट करता हूं भाई।
मैं ही नहीं, कितने लोगों ने बार बार लिखा है। मैंने हाल ही में लेख लिखा कि इस देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, और लोकतंत्र को खत्म अब एक झटके में नहीं किया जाता, वो धीरे धीरे छुरी चला के खत्म किया जाता है। देश में लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है। ये बोलना अपराध है क्या? और उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अच्छी नहीं रही है, कई चीजों में शर्मनाक रही है। जैसे इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए थे। बाद में एक दो जजेस ने खुद ईमानदारी से माना था कि हम डर गए थे उन दिनों, क्या करें। जिस तरह से इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के सामने सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए थे, आप देखें तो आज इस देश के सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। ये भी इस टिप्पणी करने लायक बात है। और प्रशांत भूषण कहते हैं कि जब देश में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, तब लोग किसको देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान को बचाना। जब कोई संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तभी तो बचाने की भूमिका है। जब कोई तोड़ ही नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है? तब तो रूटीन आपको केसेस निपटाने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसलिए है कि इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए सबसे सर्वोच्च आसन ये है, इसलिए सबसे पवित्र आसन है। और जो जगह सबसे पवित्र होती है, सबसे बड़ी होती है, जो सर्वोच्च पीठ है, उसी से सबसे ज्यादा उम्मीद रखेंगे ना। और अगर निराशा होगी तो उसी से होगी। जब कॉलेज में नकल होती है, खुल्लम खुल्ला होती है, तो लोग विद्यार्थी को दोष नहीं देते, लोग प्रिंसिपल से पूछते हैं, प्रिंसिपल साहब आपके रहते हुए ये हो रहा था। इसी तरह से प्रशांत भूषण कहते हैं, जब लोकतंत्र खत्म हो रहा है इस देश में, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर टिप्पणी होगी। और खास तौर पे पिछले 4 सीजे आई है, पिछले 4 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं ठाकुर साहब के बाद। ठाकुर साहब भी थे इस जमाने में, लेकिन उनकी टिप्पणी उस पर नहीं है, उसके बाद वाले जजेस पे है। इसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन मेरे विचार से वो वर्तमान जज और इनसे पहले वाले 3 जज हैं, जस्टिस खेहर, जस्टिस मिश्रा, जस्टिस गोगोई और जस्टिस बोबडे, इन चारों पे टिप्पणी कर रहे हैं। आप उनकी टिप्पणी से सहमत हो सकते हैं, आप उनकी टिप्पणी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि तुमने टिप्पणी की और क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, क्योंकि सजा देना मेरा काम है, तुम मेरे से पंगा लेते हो, मैं तुम्हें सजा दूंगा, ये तो खुंदक वाली बात लगती है। ये तो न्याय नहीं है। संस्थाएं खुंदक नहीं ले सकती, संस्थाएं गुस्सा नहीं, व्यक्ति गुस्सा हो सकते हैं, मुझे गुस्सा आ गया, तुमने मेरे पे टिप्पणी की, तुम्हारी ये हिमाकत, ठीक है, लड़ लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर मैं न्याय मूर्ति हूं तो मैं गुस्सा नहीं हो सकता। आपने पढ़ी होगी प्रेमचंद की वो कहानी पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी और जुम्मन मियां की जो कहानी है, वो पंच परमेश्वर है। जो सुप्रीम कोर्ट है पंच परमेश्वर है। पंच परमेश्वर अपने व्यक्तिगत गुस्से को निकाल नहीं सकते। तो ये जो 2 ट्वीट हैं, आप इनसे सहमत हो सकते हैं, आप में से हो सकता है कुछ लोग सहमत हो, कुछ लोग असहमत हो सकते हैं। किसी को लगता है कि नहीं, ऐसी भाषा में इतना स्ट्रांग तो नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। किसी को लग सकता है कि नहीं, इस लोकतंत्र की हत्या ही नहीं हो रही। किसी को लग सकता है हत्या सरकार कर रही है, बेचारे सुप्रीम कोर्ट को तुम क्यों दोष दे रहे हो। किसी को लगता है कि सारे जजेस का दोष है, किसी सिर्फ सीजीआई को क्यों दोष दे रहे हो। किसी को लग सकता होगा कि नहीं है, मैं तो सहमत हूं, लेकिन क्या इस पे बात नहीं हो सकती? क्या इस पे चर्चा नहीं हो सकती? इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? आज हर जज उसके बारे में चर्चा करता है। देश का जब न्यायपालिका का इतिहास लिखा जाता है, इमरजेंसी का जिक्र होता है और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे उन दिनों बैठ गया था, तो चर्चा होनी चाहिए ना। शुक्र है कि इस देश में प्रशांत भूषण जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं, और अकेले नहीं, सैकड़ों लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया है। क्यों प्रशांत भूषण का नाम केवल लिया जा रहा है? केवल उनको क्यों पिकअप किया जा रहा है? क्योंकि कुछ बड़ी बात है। और ये आखिरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं, ये सब मिला के एक सामान्य मामला नहीं लगता है। एक बिल्कुल हल्की सी पिटीशन जिसका कोई मतलब नहीं है, उस पिटीशन के आधार पे अचानक सुओ मोटो संज्ञान लेके 2 दिन के अंदर हियरिंग करना, 8 साल पुराने केस को किसी फाइल से पता नहीं किस तहखाने से निकाला होगा, निकाल के एकदम करना, एकदम उसी बेंच को देना जिसके बारे में प्रशांत भूषण शिकायत कर चुके हैं। क्यों? दिक्कत क्या है? ये प्रशांत भूषण है क्या? कौन इससे खुंदक में है? कोई ना कोई तो परेशान है।
मैं नहीं मानता कि जज साहब परेशान होंगे, कम से कम मानना चाहता नहीं। न्यायमूर्ति पंच परमेश्वर है और पंच परमेश्वर के आगे सर झुकाना चाहिए। पिछले कुछ समय से जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो पंच परमेश्वर वाला मामला नहीं लग रहा है, कहीं कुछ है। जो डर है लोगों के वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो डर सही हो सकते हैं, वो डर गलत हो सकते हैं। हमें आज जानने, मानने, पता करने का कोई तरीका नहीं है कि वो आशंका सही है या गलत है। आज से 5 साल बाद पता लगेगा, आज से 10 साल बाद पता लगेगा। जैसे इमरजेंसी जब खत्म हुई थी उसके बाद पता लगा था, जब लोगों ने कांपते कांपते बताया, सर रात को फोन आया करता था, संजय गांधी फोन करता था, संजय गांधी अपने गुंडों को भेज दिया करता था हमारे पास, हम क्या करते, हम डरे हुए थे। ऐसी तमाम चीजें आई, तब पता लगा पूरा सच। इसी तरह से आज जो हो रहा है इसका पूरा सच हमें 10 साल बाद पता लगेगा। लेकिन जब तक ये बोलने की गुंजाइश है, जब तक अपना गला खोल के बोला जा सकता है, तब तक तो बोलना चाहिए। आशंका क्या है? आशंका ये है, जैसे मैंने कहा, ये आशंका सच है नहीं, उसको भी हम पुष्टि नहीं कर सकते। आशंका ये है कि प्रशांत भूषण का बोलना कुछ लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह है। प्रशांत भूषण खड़ा होकर बोल देता है। प्रशांत भूषण जैसे बोफोर्स पे बोला था, उस पर किताब लिखी है प्रशांत भूषण ने। बोफोर्स पे प्रशांत भूषण बोल सकता था, प्रशांत भूषण राफेल पे भी बोल देता है। जो प्रशांत भूषण 2G 3G के ऊपर बोल देता था, कांग्रेस वाले परेशान होते थे, वही प्रशांत भूषण बिरला सहारा पे भी बोल देता है। प्रशांत भूषण इस देश के अंतिम व्यक्ति के अधिकार के लिए बार बार खड़ा होता है। प्रशांत भूषण बार बार सुप्रीम कोर्ट जाता है, कहता है कि ये लोग सड़क के ऊपर पैदल क्यों चल रहे हैं, क्यों इनके लिए कुछ नहीं किया जाता। प्रशांत भूषण इस देश के सत्ता से भी ऊंची सत्ता, जो पैसे की सत्ता है, उसके खिलाफ बोलता है। आप देखिए प्रशांत भूषण के मुकदमों से किसे नुकसान हुआ है? 2G 3G वाले मुकदमे थे, उससे इस देश की सबसे बड़ी जो कॉरपोरेशंस थी उनको नुकसान हुआ, जिनके पास हजारों करोड़ रुपए थे उनको नुकसान हुआ। प्रशांत भूषण ने उड़ीसा के अंदर जो माइनिंग के खिलाफ किया केस, गोवा के अंदर जो माइनिंग के खिलाफ केस किया, कर्नाटका में जो केस किया, इन सब केसेस से किन्हें नुकसान हुआ? वो जो हजारों करोड़ रुपए में खेलने वाले लोग हैं उन्हें नुकसान हुआ। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रशांत भूषण का मुंह चुप करवाना चाहता है। बाकी लोगों का मुंह चुप करवाना हो तो उन्हें इशारा काफी होता है, कई लोगों का मुंह चुप करवाना हो उन्हें पैसा दे दिया जाता है। लेकिन ये बात हर कोई जानते हैं, प्रशांत भूषण के आलोचक भी जानते हैं, प्रशांत भूषण का मुंह ना तो आप डरा के चुप कर सकते, ना पैसा दे सकते। ये पता नहीं, मैं ट्विटर पे देखता रहता हूं, इतने करोड़ों बनाए, ये किया वो किया। अरे भाई उस आदमी को कभी मिल लो, देख लो, वो आदमी अपने 90% केसेस फ्री करता है। और अगर प्रशांत भूषण को आके कोई बोल दे कि मैं पैसे दे रहा हूं ना, आप मेरे वकील बन जाइए, मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रशांत भूषण को कहते हुए, आप मेरे कमरे से बाहर चले जाइए, आप पैसा दे रहे हैं इसका मतलब मैं गलत चीज के साथ नहीं खड़ा होऊंगा। मैंने खुद देखा है प्रशांत जी को कहते हुए, ये आपका केस झूठा है, मैं नहीं लड़ूंगा। प्रशांत भूषण वकील नहीं है, जज। उसका दिमाग एक जज का है, न्याय के पक्ष में खड़ा होता है। इसलिए जब प्रशांत भूषण बोलता है तो तकलीफ होती है, बहुत लोगों को तकलीफ होती है। एक कांटा है जो बार बार चुभता है और कहीं इच्छा है कि वो कांटा निकल जाए। किसकी इच्छा है हम नहीं जानते, कौन ये खेल कर रहा है हम नहीं जानते। अगर ये नेता खेल करें तो समझ आता है, आइए सड़क पे आइए, बोलिए प्रशांत भूषण के खिलाफ, मेरे खिलाफ बोलिए। दिन रात लोग गाली देते हैं, ठीक है, उनका गाली देने का धर्म है, हमारा गाली सुनने का धर्म है। प्रशांत भूषण के खिलाफ दिन रात लोग गाली देते हैं, दे। लेकिन जब कोर्ट उसका एक माध्यम बनता है तो चिंता होती है, कहीं ऐसा तो नहीं। ये संदेह है, जैसा मैंने कहा, इस संदेह की पुष्टि का मेरे पास कोई तरीका नहीं, लेकिन ये आशंका है जो देश के सामने रखी जानी चाहिए कि एक ऐसी आवाज, जिस वक्त इस देश में लोकतंत्र सिकुड़ता और छोटा होता जा रहा है, उस वक्त एक वो आवाज जो सच बोल सकती है,
उसको बंद करने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं ये केस उसका एक माध्यम बन सकता है। इसके पीछे नीयत क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इसका असर ये हो सकता है, कोशिश ये हो सकती है कि ये बंद किया जाए। ये बड़ी बात है। मेरा एक सुझाव है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी छवि की चिंता है ना, अच्छी बात है। मेरा माननीय न्यायाधीशों को एक सुझाव है, देखिए, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर के जज कहते हैं, रेस्पेक्ट इज अर्न्ड नॉट डिमांडेड। किसी का गिरेबान पकड़ के आप नहीं कह सकते तुम मेरी इज्जत करो। वो उस टाइम हो सकता है डर के आपकी इज्जत कर दे, आपके सामने हाथ जोड़ दे, पीछे मुड़ेगा, हंसता हुआ जाएगा या रोता हुआ जाएगा, इज्जत तो नहीं करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत, अगर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा हमें बचानी है, जो कि बचानी चाहिए, इस देश का सबसे, इस देश के संविधान को बचाने का पवित्र मंदिर है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट छोटा होता है तो हम आप सब छोटे होते हैं। ये महान संस्था है, कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं इन कुर्सियों पे। मेरा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एक निवेदन है, हाथ जोड़ के, इस देश के एक सामान्य नागरिक की तरह। आपको कोर्ट की अवमानना की चिंता है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी चिंता है कोर्ट की अवमानना की। लेकिन हुजूर, कोर्ट की अवमानना या मानना किसी प्रशांत भूषण के ट्वीट से नहीं होती है। किसी प्रशांत भूषण के ट्वीट से ना तो कोर्ट का मान्यता बढ़ जाती है ना घट जाती है। हाँ, प्रशांत भूषण की थोड़ी इज्जत बहुत लोग करते हैं, और प्रशांत भूषण जब बोलता है तो लोगों को लगता है कि जज बोल रहा है, इसलिए कुछ असर तो पड़ता है, क्योंकि वो आदमी ईमानदारी की बात बोलता है, वो आदमी सच बोलता है, इसीलिए डर है। बाकी कोई और वकील बोलता है, कई बार लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग सोचते हैं वकील है, जिसके पक्ष में होगा, जिसने फीस दी होगी, उसकी बात कर रहे होंगे। लेकिन जब प्रशांत भूषण बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट के लोगों को पता है प्रशांत भूषण बोल रहा है तो मतलब सच होगा, अदरवाइज तो बोलेगा नहीं, असर है। लेकिन कोर्ट की मानना अवमानना इससे नहीं होती सर, कि कोई मेरे जैसा आदमी आपके बारे में आधा घंटा फेसबुक पे बोल दे, प्रशांत भूषण कोई ट्वीट कर दे, इससे आपकी मानना अवमानना नहीं होती। कोर्ट बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी संस्था है। आप सुप्रीम कोर्ट की मानना अवमानना के बारे में चिंतित है ना, आप एक काम कीजिए, इस देश के अंतिम व्यक्ति को न्याय देने का काम शुरू कर दीजिए। इस देश के जिन लोगों को तकलीफ है, उन्हें अगर ये विश्वास हो जाए कि कोई मेरी बात ना सुने, एमएलए एमपी मेरी बात नहीं सुनेगा, अफसर मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं कोर्ट जाऊंगा तो मेरी बात सुनी जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में कहीं मेरी बात पहुंच गई, वहां न्याय जरूर होगा। जिस दिन आप ये विश्वास जगा देंगे ना देश में, उस दिन कोई प्रशांत भूषण आपकी अवमानना नहीं कर सकता, कोई योगेंद्र यादव के बोलने के लोग एक पैसा परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि अरे सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई बात जाती है वहां न्याय मिलता है। ये जो हजारों लोग, लाखों क्लाइंट आज बैठे हुए हैं पिछले 3-4 महीने से कि सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, मेरे केस का नंबर आएगा, ये जो हजारों वकील बैठे हुए हैं खाली कि क्या करें, आप इनके लिए दरवाजे खोल दीजिए। आप इनके लिए दरवाजे खोलेंगे, कोर्ट अपनी फंक्शनिंग शुरू करेगा, और जब कोर्ट हंस के कहेगा प्रशांत भूषण आप हमारे खिलाफ बोलते हो, कोई बात नहीं, आपके मामले में हम आपको न्याय देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये दिखाता है, सारी दुनिया सोच रही होगी कि देखिए जुम्मन मियाँ और अलगू खा का तो पुराना, अलगू भाई का तो पुराना, अलगू चौधरी का पुराना दुश्मनी है, जब न्याय होगा, जब पंच बनेगा तो वो तो इसके खिलाफ फैसला देगा ही देगा। लेकिन जब वैसा नहीं होता तो लोगों को लगता है पंच परमेश्वर। अगर सुप्रीम कोर्ट वैसा कर दे, सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये दिखा सके कि प्रशांत भूषण हमारे खिलाफ कुछ भी करते रहे, हम खुंदक में जवाब नहीं देते, हम न्याय करेंगे। ऐसा न्याय करेंगे जो दिखेगा कि न्याय हो, केवल होगा नहीं, दिखेगा भी कि न्याय हो। क्या वो होगा? अगर वो होता है तो बहुत बड़ा दिन होगा, हम सबको सुप्रीम कोर्ट के सामने सर झुकाना चाहिए। अगर नहीं होता, अगर इस मामले में वही सब होता है, तो आप ही बताइए, प्रशांत भूषण में जो इस ट्वीट में बात लिखी है, पिछले 6 साल से इस देश में जो हो रहा है,
और उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, ये बात सच नहीं साबित हो जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उसे प्रशांत भूषण को सच्चा साबित करना है कि झूठा साबित करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में और बाकी सब मामले में ये दिखा सकता है कि हम लोकतंत्र के टूटने में भागीदार नहीं हैं, सरकार कुछ भी चाहे, सरकार किसी को चुप करवाना चाहे, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। सरकार गलत काम करेगी, हम खड़े होंगे। 10 दिन पहले बिहार में अररिया से एक खबर आई। एक लड़की जिसका 6 जुलाई को गैंग रेप हुआ, वो लड़की औरत, 22 साल की औरत, किसी तरह हिम्मत करके मजिस्ट्रेट के पास पहुंची। कुछ साथियों ने उसको, एक संगठन ने मदद की, मजिस्ट्रेट के सामने पहुंची। जब कोर्ट कचहरी पहुंची, उसका सामना उसी लड़के और उसकी मां से करवाया गया जो कि मुख्य आरोपी है। 4 घंटा इंतजार करवाया गया। मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हुई। घबराई हुई लड़की, नर्वस, उसे कुछ पता नहीं, इतना कुछ हो रहा है। मजिस्ट्रेट ने कहा मेरा ये स्टेटमेंट है, तुम इस पे साइन करो। उसने कहा मुझे समझ नहीं आता, मैं साइन नहीं करूंगी। फल उसको बुलाइए, वो पढ़ के सुनाएगा तो मैं साइन करूंगी। मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गए और क्या किया, उस लड़की को, रेप विक्टिम को जेल भेज दिया गया। जो लोग उसके सहयोगी थे उनको जेल भेज दिया गया। हाई कोर्ट में जाके उस लड़की को बेल मिली 10 दिन बाद। रेप विक्टिम 10 दिन जेल रही है इसी देश में, और जिन लोगों ने उसका साथ दिया वो आज भी जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों से मेरा अनुरोध है, आप उस केस को देखिए। वो औरत इस देश की अंतिम व्यक्ति है। बिहार के जिला अररिया की वो औरत जिसके साथ गैंगरेप हुआ है, उस औरत को आप न्याय दिलवा दीजिए। उसका नाम अखबारों में छप गया, उसकी फोटो अखबारों में छप गई, आप उसे न्याय दिलवाइए सर। सारा देश आपका गुणगान करेगा। किसी प्रशांत भूषण की हैसियत नहीं कि आपकी इज्जत कम कर सके, किसी योगेंद्र यादव की औकात नहीं कि बोलने पे आपकी कोई हैसियत कम हो सके। आपके काम आपकी मानना और अवमानना करेंगे सर। अपने जजमेंट ऐसे लिखिए कि देश आपकी तरफ देखे, आपका सम्मान करे। और मेरे ख्याल से इस केस में जो होता है, कल सुप्रीम कोर्ट में जो होगा, वो तय करेगा कि इस देश के करोड़ों लोगों के मन में कोर्ट का मान बढ़ता है या घटता है। वो सच्चा मान और अवमानना है। कागज पे लिखना मान या अवमानना नहीं होगी सर। यही बात मैं आपके सामने कहना चाह रहा था। आज प्रश्नोत्तर नहीं करूंगा, लेकिन कल प्रशांत भूषण का मामला जब कोर्ट में आए, आप उसे जरूर देखिएगा और हम भी इसे देखेंगे और अपनी बात को, जब रविवार को मैं आपसे बात करूंगा तब इस मामले को आगे लेके जाएंगे। कोर्ट क्या कहता है, उम्मीद करनी चाहिए, पंच परमेश्वर का कोर्ट है, वहां बात सच्ची होगी। सुप्रीम कोर्ट की संस्था में विश्वास होना चाहिए। किसी जज के बारे में किसी की कोई भी मान्यता हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक पवित्र संस्था है, इस देश की सर्वोच्च संस्था है। उसमें हमें आस्था रखनी है और विश्वास करना है कि उस कुर्सियों पर बैठने वाले लोग भी उस संस्था की आस्था के प्रति उतने ही चिंतित होंगे जितने कि मैं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।